हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। बस ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, यही अच्छी बात है। पढ़ाई कर रहे हैं, यही खुशी की बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल अपन लोग इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज इसका सेकंड पार्ट करना है। आज इसे कंप्लीट करना है क्योंकि अपन को यहाँ से पढ़ना था। क्रियाकलाप 5.3 में ए में क्या है आपका, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में डालकर उसके कवच को हटाओ। यानी कि पहले अम्ल में डालना है उसको, फिर उसके बाद जो उसका जो ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है एक का, उसके क्या करना, हटाना है। इसका कवच अधिकांशतः किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। यानी कि जब आपका क्या होता है, जैसे बाहर जो है आपका द्रव जो आपका सोल्यूशन है पतला है और अंदर जो है तो कुछ नहीं है, मतलब उसमें जैसे गाढ़ा है, तो क्या होगा, उसमें वाटर जो है तो धीरे 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 करके परासरण विधि द्वारा क्या हो जाएगा, अंदर के अंडा के अंदर चला जाएगा। एक के अंदर जब जाएगा जल तो क्या हो जाएगा, आपका एग फूल करके बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड में देखिए, इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। अब क्या करना है, अब नमक का लेना है, विलयन लेना है और उसमें क्या रखना है, एग रखना है आपको। और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। 5 मिनट तक उसे देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, अंडे में कोई प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही, उसे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन कर देखना है अपने को क्या हो रहा है, उसमें क्या नहीं हो रहा। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों सिकुड़ जाता है, क्योंकि जो बाहर है आपका, क्योंकि सांद्रित विलयन है यानी कि गाढ़ा द्रव है। तो जो अंडे जो आपके एक के अंदर जो लिक्विड होगा वो पतला होगा, तो क्या होगा, वो प्रसारित होकर क्या हो जाएगा, एक से बाहर आ जाएगा और किस में मिल जाएगा, आपका जो सांद्र नमक है उसमें आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अंडा जो है तो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। क्यों, जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल क्या है, अधिक सांद्रित है। सांद्रित बोले, सांद्र बोले तो मतलब गाढ़ा द्रव है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। आपके घर में किशमिश हो तो देखिए उसमें उसको डाल करके पानी में क्या इस तरह से हो रहा कि नहीं हो रहा। अब क्रियाकलाप 5.4 में देखिए, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित में अंतर क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आप अगर जल में डालेंगे तो जैसे सूखा है तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, परासरण विधि द्वारा क्या हो जाएगा, जल इसके अंदर चला जाएगा। फिर इसके बाद जब वो फूल जाएगा और उसके बाद सांद्रित नमक में या शुगर में किसी में भी आप डालेंगे, जो सॉल्ट या शुगर कुछ भी लेंगे, सांद्र लेंगे, फिर उसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसका जो पानी है धीरे धीरे क्या करेगा, परासरण विधि द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो फिर से सिकुड़ कर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, में जब उसे जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर सेकंड क्या है, बी है, जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई। इस एक कोश की अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांशतः पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। यानी कि जो प्लांट हैं, जो पौधे जो रूट के द्वारा क्या लेते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, वो क्या है आपका परासरण का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो मतलब ये किसके द्वारा लेते हैं, आपका अवशोषण करते हैं, किसके द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण जो है तो गैसों के आदान प्रदान में क्या होता है, महत्वपूर्ण जो है तो भूमिका निभाता है। जैसे विसरण की प्रक्रिया किसमें होती है आपका, तो देखिए जो अगरबत्ती जलाते हैं उसमें क्या होता है, धुआं जो है तो पूरे जो अगरबत्ती की जो खुशबू फैलती है तो किसके द्वारा फैलती है, विसरण के द्वारा फैलती है। इसी प्रकार अपन जब खाना बनाते हैं और जो खुशबू जो फैलती है उसकी, जो खाना बनाने की जो अच्छी सी स्मेल आती है, और जब मम्मी खाना बनाती है तो मुँह में पानी आता है कर जल्दी से जाए और जो है तो जल्दी से जाके अच्छा अच्छा क्या बना रही मम्मी, खाना खाते हैं। तो वो क्या होता है आपका, विसरण के द्वारा ही खुशबू जो है तो आपके पास तक पहुँच जाती है।
इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी क्या है, विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? कार्बनिक अणुओं, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ऐसे नॉर्मल आंखों से देखना मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी पतली होती हैं। इनकी संरचना जो है तो बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे किससे देख सकते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, क्योंकि अमीबा कैसे है? एक कोश की जीव है। क्रियाकलाप 5.5 में विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें कि इसके द्वारा जो है तो किस प्रकार से अपन जानकारी ले सकते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिकल जैसे आप लोगों के स्कूल में होगा तो वहाँ पर दिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन है गाइस, ये तो यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब चैप्टर, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे आपके। 5.22 कोशिका भित्ति, यानी कि इसका क्या है? सेल मेम्ब्रेन। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्लांट की जो भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? आपके सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब प्लांट को क्या है? मजबूती जो है तो देता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, यानी कि जो झिल्ली का सिकुड़ना ही क्या है? आपका जीव द्रव्य कुंचन। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। क्रियाकलाप 5.6 में रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी बिंदी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो छोटे छोटे, उसके अंदर जो है तो क्या हरा भाग जो दिखाई देता है क्या है? आपका क्लोरोफिल है। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्ते को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीव द्रव्य कुंचन हुआ? क्या उसमें क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही क्या होता है? परासरण की क्रिया होती है। परासरण द्वारा जल का अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती हैं। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर क्या होता है? दबाव डालती हैं। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती हैं, मतलब उसमें क्या होगा? दाब पड़ेगा। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। यानी कि जो इसमें बार बार ये जो चेंजेस होता है तो उसे क्या होंगी? एक जो कोशिका द्रव्य जो प्लांट के होती हैं तो क्या होता है? इसे आसानी से सहन कर सकती हैं। फिर देखिए 5.23 में क्या दिया हुआ आपका? केंद्रक या न्यूक्लियस। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है दोनों में।
जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपका स्टार्च के रूप में जो मंड होगा उसमें क्या होता है, जब आयोडीन की ये डालते हैं तो आप पढ़े थे, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, ब्लू या ब्लैक कलर के क्या हो जाते हैं, डार्क जो है तो वहाँ पर हो जाता है आयोडीन के डालते हैं। और कुछ में जहाँ पर नहीं होगा मंड वहाँ क्या होगा, नॉर्मल पत्ती रहेगी। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपको नोट करने लायक है कि जो कोशिका को रंगने के लिए किसका किसका यूज होता है। तो देखिए आयोडीन के विलयन का यूज होता है, इसके अतिरिक्त इसका सेफ्रानिन का होता है, मेथिलीन ब्लू का होता है। क्योंकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया 1 नंबर में तो आपको आना चाहिए। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। आओ अब हम अपने शरीर से ले ली गई कोशिकाओं को देखें। क्रियाकलाप 5.7। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। यानी कि जो आपके गाल के अंदर, यहाँ अंदर जो ये मसल्स हैं, इसमें से क्या करना, थोड़ा सा निकालना है। मतलब जो प्रैक्टिकल कर सके वो, ऐसा नहीं कि सबको निकालना है। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे किस में रखना, स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखना है। रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू की डालें। मतलब मेथिलीन ब्लू लेना है और उसमें क्या डालना है, जो आप लेंगे स्किन। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार कीजिए। एक स्लाइड लेना है और उसमें जो है इसे रख करके मेथिलीन ब्लू डालना है और उसे क्या सूक्ष्मदर्शी में रख के क्या करना है, देखना है। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें क्योंकि नहीं तो सूख जाएगा। हम क्या देखते हैं, कोशिकाओं की आकृति कैसी है। इस आकृति को एक पेपर कागज पर बनाएं। जिस प्रकार से उसमें संरचना दिखे उसे क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करना है, बनाना है। जब आपके स्कूल में कभी प्रैक्टिकल कराया जाएगा, अगर ये सुविधाएं होंगी तो आप लोग अच्छे से करके देखिएगा कि किस प्रकार से होता है। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डाट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी है भी थी? केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। यानी कि जो सूचनाएं होती हैं तो किस में होती हैं? आपके डीएनए में होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यानी कि जो इसके खंड होते हैं उसे क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती हैं उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। यानी क्रोमैटिन किस प्रकार से होती है? एक जाल नुमा संरचना होती है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्या क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। यानी कि एक कोशिका क्या करती है? विभाजन होती है, फिर विभाजन होकर के वो 2 नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। यह कोशिका के विकास का परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है।
बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो होता है केंद्रकीय जो पाया जाता है उसमें जो स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, यानी कि जो अस्पष्ट होता है जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, तो किस प्रकार से दिखेगा? क्रोमैटिन मतलब पतले पतले जालनुमा संरचना दिखाई देगी। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। आप देखेंगे उसमें डायग्राम में होगा कहीं पर, अब अपन पढ़ते चलें फिर देखेंगे। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी आदि बोले तो अथवा पूर्व, कैरियोट यानी कैरियोन अथवा केंद्रक, कहने का मतलब पूर्व कोशिकाओं से। प्रोकैरियोटिक जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें झिल्ली नहीं होगी मतलब जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चित्र 5.4 में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। अनुभाग 5.24 में पढ़ें। प्रकाश से संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की संरचना होती है के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। यानी कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? प्लास्टिड के रूप में होता है। अनुभाग 5.2.5 में देखें, ये देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्या है? ये कोशिका है, ये कोशिका इसमें भित्ति है सबसे बाहरी भाग में, फिर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, और यह कि यहाँ पर क्या है? ये राइबोसोम है। इस प्रकार से इसकी क्या है? संरचना है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है आपकी। कोशिका द्रव्य, जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य का एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या होते हैं? जो कोशिका के अंदर जो बहुत सारे जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या है? उसके अंदर पाई जाती हैं, घटक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कोशिका का अंगक कहते हैं, कोशिक अंगक कहते हैं। मतलब एक कोशिका के क्या है? अंग है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, DNA हो गया आपका, राइबोसोम हो गया। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, यानी कि इनका सबका अलग अलग अपना अपना कार्य है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जीव द्रव्य किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म आपका क्या है? कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। यानी कि आपके क्या कहता है कि कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या है? केंद्र की झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। यूकैरियोटिक में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं, मतलब तब तक दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। यानी कि जो ये वायरस है आपका, तो क्या होता है? जब तक जीवित कोशिकाओं में नहीं जाएगा तब तक वो क्या करेगा? अपना विखंडन नहीं करेगा, बहुत सारी कोशिकाएं नहीं बनाएगा, तो उससे क्या है? उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि जीवित है कि मृत है। इसलिए वायरस को क्या है? इसको जो है तो इसको सजीव और निर्जीव की क्या कड़ी भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट है? देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार प्रायः छोटा होता है, 1 से लेकर 10 जो है तो इसका 1 से लेकर 10 जो है तो माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो है तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर 6 मीटर होता है।
फिर यूकैरियोटिक कोशिका जो है आपका आकार में प्रायः बड़े होती हैं। यूकैरियोटिक जो होती हैं ये 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर की होती हैं। फिर इसका जो है तो केंद्रकीय क्षेत्र जो है तो स्पष्ट नहीं होता है। इसका प्रोकैरियोटिक का जो है तो यूकैरियोटिक का क्या है, इसका केंद्रक जो है तो स्पष्ट होगा, सुस्पष्ट होगा, चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है। और इसे हम शॉर्ट्स में भी डाल देंगे इसे कंप्लीट करके। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, इसमें एक होता है, इसमें क्रोमोसोम्स एक से अधिक होता है। और इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त, और इसमें जो है तो बिना झिल्ली के जो है तो सभी जो है तो उपस्थित होंगे। फिर इसके आगे देखिए आप कोशिका अंगक में क्या क्या होते हैं। 5.2.5 में प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती हैं, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। इन्हें जो तो मेटाबॉलिज्म क्रिया की क्या है, अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण, मतलब ये सब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। आपका गाल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, और ये अंतर्द्रव्यी जालिका हो गई, जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती हैं। अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपका ये खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका होती है, और दूसरी कौन सी होती है, चिकनी अंतःद्रव्यी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है एक, और ये आपका खुरदुरी जो होती है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो इसे क्या करते हैं, जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो क्या होता है, इसमें खुरदुरी जो दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन से आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या होता है, रेटिकुलम प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज दी जाती है। मतलब किसके द्वारा भेजी जाती है, तो कोशिका के जो है तो कोशिका के द्वारा इसके जो है तो भेजा जाता है। फिर इसके बाद यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका क्या काम है, ये वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये देखिए डायग्राम है जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, आपका गाल्जी उपकरण दिया हुआ है।
फिर क्या दिया हुआ, प्लाज्मा झिल्ली दिया हुआ, फिर क्या दिया हुआ आपका तारक केंद्र दिया हुआ है, फिर लाइसोसोम है, फिर क्या है राइबोसोम है जो पतले पतले छोटे छोटे हैं। फिर ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कैसी संरचना दी हुई है, किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की है। इधर जो है तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका दी हुई है, यानी RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इधर क्या दिए हुई है, आपका केंद्र की झिल्ली दी हुई है, जो आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो दिया हुआ है। बीच में ये क्या दिया हुआ, आपका न्यूक्लियस दिया हुआ है, केंद्रक दिया हुआ है। और ये ऊपर सबसे ऊपर क्या दी हुई है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका दिया हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है आपका। इस प्रकार से क्या है, ये जंतु कोशिका की संरचना है गाइस। इसे भी मैं शॉर्ट्स में समझाकर आपको जो है तो ये डाल दूंगी, और आप लोग इसे देखिएगा, जंतु कोशिका आपका और जो प्लांट कोशिका होगी इसको भी, दोनों का। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती हैं। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, अध्याय 7 में देखें। अब देखिए अपन नेक्स्ट जब अध्याय 7 पहुँचेंगे देखेंगे डिटेल में क्या है कि यकृत की कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए अब आपको ये नोट करने वाली बात है नोटबुक में लेकर के कि यकृत की कोशिका में जैसे जो विष होता है उसे निराविषीकरण करने के लिए कौन सी आपको जो है तो सेल के अंदर जो पाया जाता है कौन कार्य करता है, तो उसके लिए कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करती है। जो लीवर के अंदर जो भी विष होगा उसे क्या करने के लिए, निराविषीकरण यानी कि जिसमें जो है तो विष ना हो। फिर इसके बाद क्या है, आपका गाल्जी उपकरण है, गोल्गी बॉडी है। कि इसकी खोज किसने की थी, कैमलो गोल्गी ने की थी। कैमलो गोल्गी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे करके उसकी संरचनाएं बनी रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गाल्जी बॉडी कहते हैं, गाल्जी कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों, इसका ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होगा अगर आप लोग तैयारी करते हो तो क्लास 11th में जो है तो सेल चैप्टर में बहुत सारा डिटेल से हर मतलब आपका राइबोसोम का अलग दिया हुआ है, गोल्गी बॉडी का अलग दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं जो कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, और आप लोगों के लिए क्लास 9 के लिए इतना बहुत है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कुंडिका कहते हैं इन झिल्लियों का संपर्क ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है और इसीलिए इसे क्या है, जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। अब ये देखिए प्लांट कोशिका है। प्लांट कोशिका में देखिए क्या क्या पाया जाता है, इसमें भी सब कुछ वही पाया जाता है लेकिन कुछ चीज़ें अंतर है। क्या है, हरित लवक जो है तो इसमें पाया जाता है आपका, और इसमें जो है तो ये क्या है, बहुत बड़ी सी क्या पाई जाती है, ये जो ये वैक्यूल, ये खाली जगह होती है जिससे जो है तो क्या होता है, हरित लवक भी पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए राइबोसोम उसमें भी पाया जाता है, आपको जो जंतु कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, कोशिका भित्त पाई जाती है, और प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, और न्यूक्लियस पाया जाता है। आपका ये देखिए हरित लवक में थैलेकॉइड पाए जाते हैं जो प्लांट कोशिका है, और इसमें क्या प्रदर्शित करते हैं, और इसमें क्या है, खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका पाई जाती है, लाइसोसोम उसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका इसमें भी पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में और प्लांट कोशिका में, और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। और इसमें जो है तो क्या है, ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पर, ये बड़ी सी जो है तो क्या है, वैक्यूल है, खाली जगह है जो, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है। इस प्रकार से क्या है, ये प्लांट की आपके संरचना है। और इसे जो है तो आप लोगों के लिए अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश वाला जो है तो डाल देंगे आप लोगों के लिए डायग्राम में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं ज़्यादा इजी लगता है, और हिंदी में पढ़ने से क्या है, थोड़ा टफ लगता है। हालांकि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेम है, बस थोड़ा कुछ शब्दों के लिए जो है तो इंग्लिश जो है तो इसमें डिफरेंट रहेगा। आपको गोल्गी का गोल्गी बोलेंगे, केंद्रीय को न्यूक्लियस बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। इस प्रकार से जो है तो यही है आपका
फिर इसके बाद क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। मतलब ये पूरे बॉडी में क्या करता है, पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है पैक करके, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती हैं। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। मतलब लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका गोल्गी बॉडी से होता है, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण। 5.2.5 में देखिए लाइसोसोम। देखिए अब लाइसोसोम क्या है आपका, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें क्या है, पाचक एंजाइम होते हैं, और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। मतलब जो लाइसोसोम का काम क्या है, इसमें क्या है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है तो एंजाइम जो पाया जाता है, और इसमें ये कौन काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी कि जो बॉडी में टूटे फूटे चीज़ें रहती हैं, जो ब्लड का, तो उसे क्या करते हैं, लाइसोसोम जो है तो उसे क्या करते हैं, साफ करते रहते हैं। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय या मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर जाते हैं। मतलब जो अपनी जो सेल होती है उसी को जो है तो पचा डालते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यानी कोशिका को आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। कैमिलो गोल्गी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरटनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेंटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि का प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ब्लैक रिएक्शन आपसे अगर क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये क्या है, तंत्रिका तंत्र को रंगित करने के लिए, मतलब उसे रंगने के लिए जो यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक रिएक्शन बोला जाता है। इस विधि में उन्होंने किसको यूज किया है, सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल को। ब्लैक रिएक्शन में देखिए किसका यूज किया गया था, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को यूज किया गया है, उपयोग किया गया है। और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त की। सन 1906 में उन्हें सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब देखिए नोबेल पुरस्कार से इनको किस लिए, तंत्रिका तंत्र की संरचना के कार्य के लिए किससे जो है तो मिला गया, देखिए कैमिलो गोल्गी को मिला। अब देखिए क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। लगता है गाइस ये क्लास तो अभी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ी क्लास हो गई है, इसलिए जो है तब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके जो है तो 3rd पार्ट में इसे कंप्लीट करते हैं गाइस, क्योंकि ये
34 मिनट की आप लोगों की क्लास हो गई, जिससे आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ें। और क्या है, नोट से बुक ज़रूर रखा करिए, क्योंकि जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे हम कुछ बोलते हैं उसे आप लोग क्या करिए, नोट करती चाहिए। और चलिए अब इस क्लास को कल कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ये माइटोकॉन्ड्रिया से कल स्टार्ट करते हैं और जो है इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराएंगे। गाइज आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से करिए, और आप लोग हमारे जो है तो जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।